नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला बने लोकसभा स्पीकर। ध्वनिमत से चुने गए लोकसभा स्पीकर। ध्वनिमत से चुने गए लोकसभा स्पीकर पीएम मोदी ने दी ओम बिरला को बधाई। पीएम मोदी ने दी ओम बिरला को बधाई। कहा संसद का सौभाग्य है कि आप फिर से स्पीकर बने। कहा संसद का सौभाग्य आप फिर से स्पीकर बने। राहुल गांधी ने भी दी स्पीकर को बधाई। राहुल गांधी ने भी दी स्पीकर को बधाई। कहा जनता की आवाज सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी। पीएम मोदी ने दी ओम बिरला को बधाई। कहा जनता की आवाज सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी। तो ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव के बाद ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रस्ताव के पारित होने के बाद विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन तक ओम बिरला को पहुंचाने के लिए आए, धन्यवाद दिया और एक बार फिर से आसन ग्रहण करने पर बधाई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ओम बिरला के स्पीकर पद पर चुने जाने के बाद आसन तक पहुंचाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी उन्हें आसन तक पहुंचाने के लिए आगे आए। और इसी के साथ एक बार फिर से 50 सालों के इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के चुनाव के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अपना आसन ग्रहण कर लिया। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से स्पीकर पद का चुनाव हो चुका है, ओम बिरला को लेकर तमाम गहमागहमी पिछले 2 दिनों से नजर आ रही थी, लेकिन आज ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो गया और एक बार फिर से ओम बिरला ने अपना आसन संभाल लिया है। लगातार वही जो मुश्किलें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन लगातार जो सहमति से स्पीकर नहीं चुने गए थे, लेकिन जब वोटिंग हुई तो वही ओम बिरला ने बाजी मारी। यानी कहीं कहीं विपक्ष को इसकी हार का सामना देखना पड़ा, क्योंकि मोदी सरकार लगातार यही कहती आ रही कि आखिर जो चलता रहा वही चलता रहना चाहिए। लेकिन 1976 के बाद इस स्थिति आई कि आज उनको वोटिंग करनी पड़ी। उसके बावजूद भी एनडीए को बहुमत मिला है। अब देखने ये होगा कि आखिरकार जो वो लगातार सवाल था कि कांग्रेस यही चाहते कि हमारा स्पीकर होना चाहिए, लेकिन ऐसे में कहीं उनको आज एक बार फिर कहीं ना कहीं सदन के अंदर ये स्थिति को देखने मिली, क्योंकि उनकी तरफ से वोटिंग नहीं हो पाई पूरी तरह से और ना ही उनको बहुमत मिल पाया। लेकिन बीजेपी ने इसकी बाजी की और ओम बिरला को दोबारा से फिर स्पीकर बनाया गया। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से ओम बिरला का चुनाव हो जाने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी बधाई देते हुए नजर आए हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं सस्पेंशन को लेकर अपनी बात भी रखते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए जीतने के बाद उससे पहले सभी पार्टी एक साथ से लेकर जैसे जीत हासिल की, उसके बाद सभी ने उनको शुभकामनाएं दी। सभी ने राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी सब हो, चाहे किसी पार्टी पर, सभी ने शुभकामनाएं दी। लेकिन लगातार जो सवाल था कि आखिरकार इस बार वोटिंग क्यों कराई गई, ये साले के ऐसे में चाहते हैं कि हमारा बहुमत है इस बार, क्योंकि हम 235 सीटें ला चुके हैं, तो कहीं ना हमारा स्पीकर होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कहा कि एनडीए का विजय सही एनडीए का रहेगा। तो ऐसे में यही सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से सदन हुई है, और ये सवाल है बीजेपी की तरफ से कमेंट आ रहा है कि तानाशाही जहाँ स्थिति वो सामने नजर आई, क्योंकि लगातार तीसरे दिन भी सदन के अंदर इसी तरह से हंगामा करता नजर आया, जो आज समाप्त हो गया है और ओम बिरला को स्पीकर पद दे देगा। जी बिल्कुल, तो ओम बिरला स्पीकर पद पर एक बार फिर से आसीन हो गए। जिस तरह से ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित किया गया और उस पर विपक्ष की तरफ से डिवीजन की मांग नहीं की गई, यानी कि मतों की गिनती को लेकर विपक्ष की तरफ से कोई मांग नहीं उठाई गई, तो क्या इस बात को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आश्वस्त है कि ध्वनिमत से और ज्यादा वोट ओम बिरला के पक्ष में थे? देखिए, उनको आशंका, उनको पहले भी पता था कि आखिरकार हम वोटिंग करा जरूर है, क्योंकि इतिहास का कहीं न कहीं नया इतिहास रचने की बात कही जा रही थी। नया इतिहास रचा गया कि वोटिंग के माध्यम से स्पीकर चुना गया। जब उनको पता था कि स्पीकर जो है एनडीए का ही होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे में सवाल यही होता है कि आखिरकार क्यों इतना समय खराब किया, क्यों इतने आने सामने आई, लेकिन यह कि सभी के मत नहीं हो पाया। उसके बावजूद जब हमने वहाँ पे उनका स्वागत किया गया, तो वोटिंग सामने आई थी, लेकिन वोटिंग गिनती जैसे में, क्योंकि उनको अंदाजा था और अंदाजा पहले से रख चुका कि हमारी तरफ से वोटिंग नहीं हो पा रही, हमारे क्योंकि था कि हमें बहुमत मिला और हम अपने कैंडिडेट के सूरज को स्पीकर बना सके। तो ऐसे में बीजेपी का ही हो सकता है कि वोटिंग के अंदर कहीं ना कहीं उनके समर्थन लोगों ने भी ओम बिरला का समर्थन किया हो। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ध्वनिमत के बाद में यहाँ कोई विवाद देखने को नहीं मिला, लेकिन ओम बिरला
के स्पीकर पद के चुनाव से पहले जिस तरह से दोनों ही उम्मीदवार इंडिया गठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार आमने सामने थे, ऐसे में आज चुनाव से पहले विपक्ष ने जरूर वोटिंग की बात की थी, लेकिन ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद कोई मांग नहीं की गई। बिल्कुल, देखिए दोनों सहमति बना ली गई, जो जैसे चलता वैसा ही होना चाहिए था, लेकिन वोटिंग वाली बात करेंगे, वोटिंग का जो मामला था वो कहीं न कहीं इतिहास में था और इतिहास रचने की बात कही कि दोबारा से इस तरह से एक इतिहास रचा जाएगा कि आखिरकार वोटिंग के माध्यम से क्या किसकी सहमति बनती है, किसको जो उनके सांसद है किसको चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ओम बिरला की सहमति और ओम बिरला के लोगों ने पसंद किया, क्योंकि पहले भी वो रह चुके हैं और उनका जो कार्यकाल था उनको साफ सुथरा था, वो हर किसी की सुनते हैं, किसी को एक के वो नहीं करते, लेकिन दोनों को पक्ष की बात सुनते उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि लगातार कहीं ना विपक्ष ने भी उसको समर्थन किया, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी से भी ये कहा गया कि हम उनका करेंगे लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, तभी हम समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसे में आज जिससे समर्थन हुआ और उनको स्पीकर बनाया गया, तो दोनों पार्टी में सहमति मानी गई और लोगों की वोटिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और सीधा उनको बधाई देते हुए सभी जो दल थे साथ आए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ओम बिरला को एक बार फिर से चुना गया लोकसभा का स्पीकर। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ओम बिरला बने लोकसभा के स्पीकर। लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले ओम बिरला दूसरे सदस्य हो चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से इस वक्त ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली से इस वक्त ये अहम जानकारी, शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। राउज एवेन्यू कोर्ट से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। इस पूरे मामले में ईडी के बाद अब सीबीआई ने केजरीवाल पर अपना शिकंजा कसने की शुरुआत कर दी है। आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट से की गिरफ्तारी। सीबीआई ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से किया गिरफ्तार। इस पूरे मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई के बाद अब सीबीआई भी तस्वीर में सामने आ गया है। सीबीआई ने जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी करी है, अब सीबीआई इस पूरे मामले पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद सीबीआई की भी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब देखना होगा कि आगे ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को लेकर हाईकोर्ट से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले से इनकार किया था। यानी कि अरविंद केजरीवाल को कल राहत नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की हिदायत दी थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल ताजा खबर यह है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट से की हुई गिरफ्तारी। इस पूरे मामले में सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तारी कर ली है, सीबीआई का शिकंजा अब इस पूरे मामले में कसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? मुझे बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल पहले से मुश्किल नजर आती है, वहीं जब रात को सीबीआई ने पूछताछ की जेल में जाने के बाद तो लगातार आखिरकार ये सत्य की रात को ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन राजधानी कोर्ट में भी कुछ ही देर पहले पेश किया गया था। उसके बाद अभी जैसे खबर सामने आई कि वहां से उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका लगा था। पहले से उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब सीबीआई की कस्टडी में आने के बाद सीबीआई इसकी पूछताछ के लिए लेके गई, क्योंकि काफी समय से सीबीआई भी इसमें थी कि आखिरकार कब उनका नंबर आएगा। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट के अंदर उन्होंने कोर्ट पहुंचे, उसके बाद तुरंत उनको गिरफ्तार किया। अब वो पूछताछ आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी कि आखिरकार इसमें कितना और बड़ा झोल है और क्या क्या अभी तक सामने नहीं आया, वो सीबीआई पूरी तरह से जांच करेगी। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अब सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, अभी तक ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल को रखा गया था, उसके बाद जेल भेजा गया था, लेकिन अब सीबीआई ने जिस तरह से मामले को लेकर अपने हाथ में ले लिया है, कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सीबीआई के पास ईडी के पास ईडी की मुश्किल अभी तक उनको जमात नहीं मिल पा रही थी।
क्योंकि वहाँ भी लगातार लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके थे, लेकिन फिर भी उनको कहीं राहत नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई ने अब उनको गिरफ्तार किया है और सीबीआई अपने साथ लेके जाएगी, आगे पूछताछ करेगी। अब देखना होगा कितने दिन की और रिमांड सीबीआई मांगते हैं कोर्ट से, ये देखने वाली बात होगी। क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किल और बढ़ाएंगे या फिर कभी आज उनको राहत मिलेगी। लेकिन जैसे सामने की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, लेकिन डिमांड कितने दिन की मांगी गई है वो अभी सामने स्पष्ट नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान निकल कर सामने आया है? देखिए अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन राहुल कोर्ट से लेकर और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया ताकि कोई भी कार्यकर्ता उस तरफ ना जा सके, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने की पूरी आशंका लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसमें धारा 144 लगाई हुई है कि आम आदमी पार्टी से लेकर सीधा राजौरी कोर्ट तक ताकि कोई भी कार्यकर्ता उधंग न कर सके और न ही पुलिस पहले से। जी, सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ रुख रहा? तो सवाल करा था, सीधा सवाल है कि जिस तरह राजनीति होती है, सीबीआई और ईडी को लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं मोहरा बनाया, वो लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश करती ताकि वो बाहर ना आ सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को साफ सुथरे छवि माने जाते हैं, ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन जो सीबीआई भी जी अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीएसपी ने उपचुनाव को लेकर तैयार किया मास्टर प्लान। यूपी उत्तराखंड के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी। सपा के पीडीए फॉर्मूले के दाव के लिए बनाई रणनीति। नए फॉर्मूले के साथ प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उतारे जाएंगे कैंडिडेट। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उतारे जाएंगे कैंडिडेट। यूपी उत्तराखंड के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी बीएसपी। सपा के पीडीए फॉर्मूले को मात देने के लिए बीएसपी ने तैयार की रणनीति। यूपी उत्तराखंड के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी रणनीति। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उतारे जाएंगे कैंडिडेट। नए फॉर्मूले के साथ बीएसपी उतरेगी मैदान में। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बीएसपी के द्वारा खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अब जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए और नई रणनीति के तहत बीएसपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों एक बैठक किया, इस बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की वापसी भी की गई और साथ ही साथ अपने भाई आनंद कुमार को भी एक बड़ी जिम्मेदारी बसपा प्रमुख मायावती ने सौंपते हुए लोकसभा चुनाव में लापरवाही करने वाले कई जिला अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी किया। अब बसपा के सामने विधानसभा का उपचुनाव है, सामने है। यूपी और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने पूरा प्लान तैयार किया है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गो वोटर बसपा का यानी कि कहीं न कहीं खिसक गया था, इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने मास्टर प्लान तैयार किया और साथ ही साथ समीकरण साधने के लिए भी एक फार्मूला तय किया है। और यूपी की बात करें तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव में जो उतारे जाने हैं, मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अब थोक बाजार से ही अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि किस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया था कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं किया था और यही वजह रही कि बसपा जो है शून्य पर चली गई। बसपा कभी 10 सांसदों वाली पार्टी थी बीते लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब प्रदर्शन अच्छा न होने की वजह से बसपा प्रमुख मायावती ने मंथन किया। वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर अपना परचम लहराने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंप दी है। फिलहाल जिस तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कैंडिडेट उतारने का फार्मूला किया है, यह फार्मूला कारगर रहता है, यह सफल करना है, लेकिन बसपा पूरी तरह से
जो है चुनाव खेलना चाहती है। उस चुनाव में क्योंकि आने वाला 27 का सर भी कहीं न कहीं बसपा के लिए चुनौती होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बसपा का प्रदर्शन और भी खराब होता दिख रहा है। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती का यह प्लान जो है कितना कारगर रहता है और उस चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है, या फिर लोकसभा की चुनाव की तरह धरातल पर ही बसपा रह जाती है, यह देखना बाकी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं नई रणनीति के तहत उतरने वाली हैं मायावती, और इस पूरे मामले को देखकर जातीय समीकरण, समाजवादी पार्टी को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज हुई है पीडीए के फॉर्मूले को लेकर, और समाजवादी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि दलित वोट बैंक भी उनके खाते में आया है और भरोसा जताना शुरू किया है। क्या लगता है आपको कि नई रणनीति के तहत मायावती अपने कोर वोट बैंक को एक बार फिर से अपने हिस्से में करने में कामयाब हो सकती है? जी बिल्कुल। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और इस नारे के साथ ही कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर कब्जा किया और एक मजबूत पार्टी उभर कर लोकसभा में समाजवादी पार्टी सामने आई है। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी का जोश भी काफी हाई है और समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड और यूपी के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और अगर बात करें बसपा के कोर वोटर की, तो बसपा का कोर वोटर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी बसपा के वोटर चले गए। इससे बसपा प्रमुख मायावती की टेंशन तो बढ़ ही गई है और सबसे बड़ी चुनौती बसपा प्रमुख आसिफ, मोहम्मद आसिफ आप बने रहिएगा हमारे साथ, और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की फ्लाइट बिना 18 यात्रियों को लिए उड़ गई। देहरादून से वाराणसी जा रहे थे यात्रियों को उतारकर बिना लिए ही वाराणसी की फ्लाइट हुई रवाना। तो यात्रियों को उतारकर बिना लिए ही वाराणसी की रवाना हो गई फ्लाइट। 18 यात्रियों को छोड़ इंडिगो की फ्लाइट ने भरी उड़ान। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, इंडिगो की फ्लाइट 18 यात्रियों को बिना लिए ही उड़ गई। और इसी खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो मोहम्मद आसिफ, लखनऊ एयरपोर्ट पर ये जो हंगामा यात्रियों का देखने को मिला है, बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट 18 यात्रियों को ग्राउंड पर ही छोड़कर उड़ान भर गई। जी बिल्कुल। बता दूं कि जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट के पायलट और कर्मचारियों की जो लापरवाही सामने आई है, इसको लेकर जो यात्री करीब 18 यात्री थे उन्हें रोज स्टाफ कर, क्योंकि जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट के कर्मचारी उन्हें एयरपोर्ट पर ही छोड़कर आगे की उड़ान भर दी, इसको लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा और वहां मौजूद एयरपोर्ट पर कर्मचारियों ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की। हालांकि समझाने बुझाने से जो यात्री थे आक्रोशित थे, वह शांत हुए और उनके जाने की व्यवस्था भी की गई एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों की तरफ से। फिलहाल जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट की लापरवाही सामने आई है, इससे कहीं न कहीं जो है बड़ा आक्रोश यात्रियों में देखने को मिला, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की 18 यात्रियों को बिना लिए उड़ गई और यह सभी यात्री देहरादून से वाराणसी जा रहे थे और लखनऊ से यात्रियों को उतारकर बिना ही वाराणसी बिना सूचना दिए रवाना हो गए इंडिगो फ्लाइट, जिसको लेकर काफी देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। जी बिल्कुल। तो इस पूरे प्रकरण में 18 यात्रियों की शिकायत के बाद दूसरी फ्लाइट मुहैया कराई। क्या किसी तरह का कॉम्पेंसेशन भी यात्रियों को यहाँ पर मिला, और यात्रियों को छोड़ने की वजह क्या थी, इसके पीछे क्या कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल। अगर बात करें 18 यात्रियों को छोड़ने की, तो यह बहुत बड़ी लापरवाही है और इसको लेकर ही तो यात्रियों ने हंगामा काटा था। अगर बात करें उनके मुआवजे की, जिस तरह से उन्हें परेशानी के सामना करना पड़ा, तो इसको जो वहाँ मौजूद अधिकारी थे उन्होंने माफी मांगते हुए सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली। तब कहीं जाकर जो यात्री थे शांत हुए और यह मामला देर रात का है। जी, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।